यो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, हम लोग यहां पर आ गए सी इंटरमीडिएट टैक्सेशन के प्रैक्टिस बैच में एक और अमेजिंग सा सेशन लेकर। और ये वाला सेशन जो है वो जनवरी 26 के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, मैं आप लोगों को पहले तो इसका शेड्यूल दिखा देता हूँ। तो 25 नवंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैपिटल गेन्स के पीजीबीपी का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस और क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड। ठीक है, और आगे के जो जो चैप्टर्स का जैसे जैसे शेड्यूल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो यार, ये प्रैक्टिस बैच में काफी मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग चैप्टर्स के जितने भी आरटीपीज, एमटीपीज और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में किन किन चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो इट्स गोइंग ऑन अमेजिंगली वेल। कुछ और एक आध और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे, ठीक है, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहां पर यूजफुल लिंक्स के अंदर आपको सबसे पहले वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। जब आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर आप लोग कोर्सेज के अंदर जाना। जब आप कोर्सेज के अंदर जाओगे तो यहां पर आप लोग व्यू ऑल पर क्लिक करना, और व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, अब उसमें आप लोगों को ये दिखाई देगा टैक्सेशन रिविजन कोर्स। ठीक है, उसमें आप लोगों को यहां पर ये टैक्सेशन रिविजन कोर्स दिखाई देगा। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, कि ये जो टैक्सेशन रिविजन कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बाकी सारी चीजों में प्राइसेस है, लेकिन एक टैक्सेशन का रिविजन कोर्स मैंने बनाया हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी अब हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर कोर्सेज कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर नोट्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस फ्री कोर्स में आप लोग अपने आप को एनरोल जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी 26 मिल जाएगा, आपको जनवरी 26 के लिए अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे। फिर आपको डीटी के हर चैप्टर से रिलेटेड, आप किसी भी चैप्टर पे आ जाओगे, जैसे सपोज मैं इनकम फ्रॉम सैलरीज पर आता हूं, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज से रिलेटेड आपको 4 चीजें मिल जाएंगी: रिविजन वीडियो, समरी नोट्स, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो और सिलेक्टेड आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, उसकी पीडीएफ। राइट, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपके जनवरी 26 के अटेम्प्ट के लिए। बहुत ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, आज 4 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स हाईली इंपेरेटिव फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस फ्री वाले कोर्स में अपने आप को एनरोल करो। हर चैप्टर के लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, जीएसटी का भी मिल जाएगा, डीटी का भी मिल जाएगा, देन एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट पेपर्स, रिविजन टेस्ट पेपर्स, सजेस्टेड आंसर्स, बहुत सारी चीजें हैं। और फ्री मटेरियल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो हम लोग यहाँ पर भी आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो वाले नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप उस चैप्टर पे जाओगे तो। ठीक है, तो जैसे ये चैप्टर नंबर 2 है, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इस पर जब आप लोग आओगे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। देखो, रिविजन वीडियो, समरी नोट्स और सिलेक्टेड आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद इस वाले सेशन का जो लिंक है, जो वीडियो का लिंक है, वो भी मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। राइट, सो ये फ्री कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। ये सीए से रिलेटेड कोर्सेज हैं, और पीछे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज आएंगे। तो मे बी व्हेन वंस यू आर डन विद द ये टेस्ट कोर्स मत खरीद लेना। ठीक है, ये हमारे इंटरनल पर्पस के लिए। ठीक है, ये टेस्ट कोर्स यहाँ पर नहीं खरीद लेना। तो वंस यू आर डन विद योर एग्जाम्स, आप लोग ये स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी आपको सीए के कोर्सेज के अंदर ये टैक्सेशन का फ्री रिविजन बैच अभी आपको ज्वाइन करना है, और इसके अंदर से जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो सर, इसी बात पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करेंगे बूम, वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक करेंगे, और हम लोग शुरू करेंगे अपना डिस्कशन ऑफ रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, नोट्स कहां से मिलेंगे मैंने आप लोगों को बता दिया। ये जो फ्री कोर्स आपको दिखाया है मैंने अभी kumarnishant.com पे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो सर, तो अब हम लोग रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम करने जा रहे हैं। हर अटेम्प्ट में इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर 2A। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2A इसमें रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का ही आता है। ठीक है, और अभी सितंबर 25 वाला जो क्वेश्चन आया था वो भी काफी अमेजिंग सा क्वेश्चन था, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, आरटीपी जनवरी 2026। आरटीपी जनवरी 26, बहुत ही ज्यादा ताजा ताजा सवाल, अभी हम लोग इसको करने जा रहे हैं। लेट्स सी, देखो, मिसेस आंचल, एन इंडियन सिटीजन, इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है, बहुत ही अच्छी बात है। शी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। अब इन्होंने 31 मार्च 2025 एंडेड ईयर के लिए कुछ तो इंफॉर्मेशन अपने लिए हम लोगों के लिए दी है। सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर। ठीक है, सैलरी इनकम इनको कहां से मिली है? सैलरी इनकम इनको मलेशिया से मिली है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी कोई इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट के लिए बाहर काम कर रहा है,
तो क्या सैलरी टैक्सेबल होती है? यस, सैलरी टैक्सेबल होती है, परक्विजिट्स और अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर बिल्कुल टैक्सेबल होगा। अच्छा, ओल्ड स्कीम में होगा तो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, और अगर न्यू स्कीम में होंगी ये तो 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन इन चेन्नई, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन इन चेन्नई, क्या ये टैक्सेबल होगा? बिल्कुल हो जाएगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन इन वडोदरा, losses from business carried on in USA, though profits are not received in India, business is controlled from Rishikesh, okay. Unabsorbed depreciation of business in USA, profits from business in Bali controlled from Delhi, and 60% of the profit deposited in a bank in Bali and 40% received in India, ठीक है। Rent from house property situated in USA and received in USA, करना क्या है भाई ये बता दो। Determine the gross total income of Miss Aanchal for assessment year 25-26, assuming that she has opted out of the provisions of section 115 BSc on the assumption that she is a resident but not ordinarily resident in India and non-resident in India, ठीक है। तो हमें आरओआर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। हमें आरओआर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है आरएनओआर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं इसमें। अच्छा, अब क्योंकि ये सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर है, लेकिन सैलरी मिल कहां से रही है? सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो सैलरी कहां से मिल रही है? सैलरी इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है, तो इसलिए आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा और एनआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। देखो, आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल हो गया और एनआर के लिए भी टैक्सेबल हो गया। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? 50,000 या 75,000। तो देखो, शी हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएससी, तो इसमें हम लोग मतलब ओल्ड स्कीम में जाने के लिए इन्होंने चूज किया है, तो फिर 50,000 का हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देंगे। वेरी नाइस। तो ये हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी इनकम आ जाएगी 1,50,000, 1,50,000 आरएनओआर के लिए भी और एनआर के लिए भी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन इन चेन्नई, अब चेन्नई में अगर ये अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है तब तो सोर्स डीम टू अक्रू और राइज कहां पर हो गया? इंडिया में हो गया, तो आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा और एनआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो दोनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन वडोदरा, अब वडोदरा में आपको वडोदरा तो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो वडोदरा में अगर आपको बिजनेस का लॉस है तो उसका भी आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस वाले बिजनेस के अगेंस्ट में, इस वाले बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में हम वडोदरा वाले बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम वडोदरा वाले बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 20,000, 20,000 ये हम लोगों ने यहां पर कर दिया। उसके बाद देखो, loss from business carried on in USA, though profits are not received in India, business is controlled from Rishikesh, ठीक है। अब अगर आप बिजनेस इंडिया में कंट्रोल कर रहे होते हो, कहीं पर और चला रहे होते हो, लेकिन इंडिया में कंट्रोल कर रहे होते हो, तो दैट इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ एन आरएनओआर, ठीक है। वो सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाता है, वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। तो ये जो 46,000 रुपीज का लॉस है, इसका बेनिफिट भी किसको मिलेगा? सिर्फ आरएनओआर को मिलेगा, एनआर को नहीं मिलेगा। तो अगर ये आरएनओआर हो जाती हैं आंचल जी, तब तो यहां पर से हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, तब तो हम लोग यहां से इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन एनआर के केस में हम लोग इसको यहां से माइनस नहीं कर सकते हैं। फिर आगे देखो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस इन यूएसए, यूएसए का बिजनेस है, उसमें अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है। लेकिन जो यूएसए वाला बिजनेस है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम ऋषिकेश, राइट। जो यूएसए वाला बिजनेस है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम ऋषिकेश, तो अगर इंडिया में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी तो इंडिया में उसके अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो आरएनओआर को तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन एनआर को अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आरएनओआर को मिल गया, एनआर को अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे देखो, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन बाली कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, बाली में बिजनेस है, दिल्ली में कंट्रोल किया जा रहा है, तो आरएनओआर के केस में तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 70,000 रुपीज। आरएनओआर के केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बाहर बिजनेस हो रहा है लेकिन कंट्रोल उसको इंडिया से कर रहे हैं। 60% ऑफ द प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन बाली एंड 40% इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो इंडिया में कितना टैक्सेबल होगा ये? एनआर के लिए कितना टैक्सेबल होगा? एनआर के लिए सिर्फ 40% ऑफ 70,000 यानी 28,000 रुपीज ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। आरएनओआर के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बाहर का बिजनेस है, इंडिया में आप कंट्रोल कर रहे हो, इंडिया से आप इसको कंट्रोल कर रहे हो। तो आरएनओआर के केस में तो पूरा का पूरा 70,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन एनआर के केस में सिर्फ 28,000 रुपीज ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। एनआर के केस में 28,000 रुपीज ही टैक्सेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आ रहा है, रेंट फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएसए रिसीव्ड आल्सो इन यूएसए, तो उसकी टैक्सेबिलिटी यहां पर नहीं आएगी, और इस तरह से ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ये जो भी है ये आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम इस तरह से आपकी आ जाएगी। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में आप लोग करेंगे बूम, वीडियो को करेंगे लाइक। यहां पर मैं सच बता रहा हूं आपको, आपने इस शीट में मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं उतने भी क्वेश्चंस अगर कर लिए, आपको रेजिडेंशियल स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और 6 नंबर एक्चुअली फ्री के हैं।
सच बता रहा हूं 6 मार्क्स एक्चुअली फ्री के हैं यहां पर, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, दिस इज डन। अब आ जाओ हम लोग सितंबर 2025 वाले एग्जाम पर आ जाते हैं। ठीक है, सितंबर 2025 वाले एग्जाम पर हम लोग आते हैं। देखो क्या आया है यहां पर, श्वेता अ सिटीजन इन इंडिया। आप लोग लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, श्वेता अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी गुड। शी इज अ वर्किंग पार्टनर इन श्वेता एंड वरुण एसोसिएट्स व्हिच वाज सेट अप इन चेन्नई, इंडिया। ठीक है, अब ये वर्किंग पार्टनर है एक ऐसी कंपनी में, एक ऐसी फर्म में जो कि इंडिया में सेटअप हुई है। She visits foreign country A quite often and provides accounting services to corporates there in her individual capacity. ठीक है, वैसे तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, लेकिन कंट्री ए में ये अक्सर जाती रहती हैं और वहां के लोगों को अकाउंटिंग सर्विसेज देती हैं। ठीक है, वहां के लोगों को अकाउंटिंग सर्विसेज देती हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर नहीं देती, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में देती है। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग सर्विसेज है ये वो इंडिविजुअल बिहाफ पर देती हैं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। इन कंट्री ए शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इनकम टैक्स। वाह, तो हमें डीम्ड रेजिडेंट की बू आ रही है। ठीक है, हम लोगों को डीम्ड रेजिडेंट की बू आ रही है, सेक्शन 6(1)(a) की बू हम लोगों को आ रही है। तो इन कंट्री ए शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इनकम टैक्स। द डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज एज फॉलोज। देखो, remuneration from a CA firm in India, amount received in India 16 lakh rupees, deductible while computing income of the firm। ठीक है, तो ये वर्किंग पार्टनर है, ये वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर की इनकम जो है वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल तभी होती है जब फर्म के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर फर्म उस पर टैक्स दे रहा है तो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगी, पार्टनर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, एनीवे, ठीक है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ अ सीए फर्म इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया हो गया 16 लाख रुपीस। तो ये तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, चाहे आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे एनआर हो। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज इन कंट्री ए, रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन कंट्री ए, 5 लाख रुपए। बाहर ही सर्विस दी और बाहरी पैसा भी मिला। ठीक है, कंप्लीट फॉरेन सोर्स हो गया, बाहरी सर्विसेज दी, बाहरी आपको पैसा मिला। तो क्या ये आरओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगा? यस। आरएनओआर के केस में नो, एनआर के केस में नो। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनी ए एंड रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन कंट्री ए, 8 लाख रुपए। बाहर की कंपनीज पर डिविडेंड कमाया, बाहर के बैंक अकाउंट पर ही डिविडेंड मिल भी गया, इंडिया से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कंट्री ए व्हिच वाज सेट अप इन कंट्री ए बट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम चेन्नई, इंडिया, रिसीव्ड इन कंट्री ए, 7 लाख रुपए। ठीक है, ये 7 लाख रुपए हो गया। अब यहां पर बिजनेस जो है वो कंट्रोल कहां से हो रहा है? बिजनेस कंट्रोल चेन्नई से हो रहा है, बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से ये इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया का सोर्स हो गया, मतलब दिस इज फ्रॉम इंडिया, इंडियन सोर्सेस। ठीक है, कह सकता हूं। Ascertain her residential status, briefly explaining the relevant provisions along with the taxability of her income for assessment year 25-26 in the following independent situations. In the following independent situations, she did not visit India during the financial year 24-25. She visits and stays in India for 200 days every year since she visits and stays in India for 200 days every year since 12 preceding previous years, including the financial year 24-25. She did not visit India during the previous year 24-25 and her income from profession in India is 4 lakh rupees for the financial year 24-25 instead of 16 lakh rupees. आओ देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि कंट्री ए में इसको कोई टैक्स नहीं देना होता। इन कंट्री ए शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इनकम टैक्स। ठीक है, तो सेक्शन 6(1)(a) क्या कहता है? सेक्शन 6(1)(a) कहता है कि अगर आप एक इंडिया के सिटीजन हो और आप किसी दूसरी कंट्री में अपनी डोमिसाइल की वजह से टैक्स के लिए वहां पर लायबल नहीं हो और आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडियन सोर्सेज से जो भी आपकी इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आप यहां पर सेक्शन 6(1) के हिसाब से डीम्ड रेजिडेंट कहलाओगे और आप आरएनओआर हो जाओगे, आप आरएनओआर हो जाओगे। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो, ये श्वेता जी जो है, क्या ये सिटीजन ऑफ इंडिया है? हाँ, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनको दूसरे देश में कोई टैक्स नहीं पे करना। अभी हम लोगों को बस इनकी इंडियन सोर्सेज से इनकम को कंप्यूट करना है। ठीक है, अभी हम लोगों को बस इनकी इंडियन सोर्सेज से इनकी इनकम को कैलकुलेट करना है। तो देखो, रेम्यूनरेशन फॉर अ सीए फर्म इन इंडिया, ये 16 लाख रुपए, क्या ये इंडियन सोर्सेज से इनकम मानी जाएगी? क्या ये 16 लाख रुपए की इनकम इंडियन सोर्सेज से इनकम मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। फिर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज इन कंट्री ए, रिसीव्ड इन कंट्री ए, क्या ये इंडियन सोर्सेज से इनकम मानी जाएगी? नो। डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनी ए, रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन कंपनी ए, क्या ये इंडियन सोर्सेज से इनकम मानी जाएगी? नो।
इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कंट्री ए विच वाज सेट अप इन कंट्री ए बट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम चेन्नई इंडिया, क्या इसको इंडियन सोर्सेस से इनकम मानी जाएगी? यस, इसको इंडियन सोर्सेस से इनकम माना जाएगा। तो 16 लाख रुपीस प्लस 7 लाख रुपीस, एनीवे ये 15 लाख रुपीस से तो ज्यादा हो ही गया, दिख ही रहा है। 16 प्लस 7 ये हम लोगों का 23 लाख रुपीस से तो ज्यादा हो ही गया है, राइट? ये 23 लाख रुपीस से तो ज्यादा हो ही गया है, ठीक है। अब ये इंडिया की सिटीजन है, दूसरे देश में टैक्स के लिए लायबल नहीं है, और इंडियन सोर्सेस से जो इनकी इनकम है वो 15 लाख रुपीस से ज्यादा हो गई है। तो फिर ये क्या हो जाएंगी? ये एक डीम्ड रेजिडेंट हो जाएंगे सेक्शन 6(1) के अंदर, और सेक्शन 6(1) के अंदर अगर कोई डीम्ड रेजिडेंट होता है तो उसको हम लोग RNOR कहते हैं, ठीक है। तो शी इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है। शी इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब नेक्स्ट देखो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो रेजिडेंशियल स्टेटस ही निकालना है ना, तीनों इंडिपेंडेंट सिचुएशंस में हम लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, ठीक है। दूसरा, she visits and stays in India for 200 days every year since 12 preceding previous year including previous year 24-25, ठीक है। तो अभी यहां पर ये 200 दिनों के लिए पिछले 12 सालों से रह रही हैं, 200 दिनों के लिए पिछले 12 सालों से रह रही हैं। एक सिंपल सी बात यहां पर क्या हो जाती है, एक सिंपल सी बात होती है कि देखो, अगर आप इंडिया में आए, ठीक है, और आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह लिए तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप इंडिया में हो और इंडिया में अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ऊपर के लिए रह लेते हो, अगर आप इंडिया में किसी भी प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ऊपर के लिए रह लेते हो तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाते हो, ठीक है, मतलब सॉरी, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो। अब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने के लिए हम लोगों को क्या देखना होगा कि क्या आप पिछले 10 में से किन्हीं भी 2 साल में रेजिडेंट थे, क्या ये रेजिडेंट रही होंगी? ऑफ कोर्स। देखो, प्रीवियस ईयर 24-25 में भी ये 200 दिनों के लिए आई, प्रीवियस ईयर 24-25 में भी ये 200 दिनों के लिए आई। अब ये 200 दिनों के लिए अगर आई है तो 182 डेज से तो ऊपर ही हो गई, तो रेजिडेंट तो हो गई है। अब क्या ये ROR होंगी या ये RNOR होंगी, तो इसको देखना पड़ेगा। अब अगर ROR हमें चाहिए तो हम ये चाहते हैं कि पिछले 10 में से 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए इनको रेजिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 में से 730 दिनों से ऊपर के लिए इनको इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। क्या क्योंकि ये पिछले 12 साल से हर साल 200 दिनों के लिए आ रही हैं, तो क्या ये हर साल रेजिडेंट होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या ये पिछले 10 में से 2 साल तो कम से कम रेजिडेंट हो ही चुकी होंगी? ऑफ कोर्स हो चुकी होंगी। लेकिन क्या ये पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे ऊपर के लिए रह पाएंगी? लेट्स सी। पिछले 12 सालों से ये हर साल 200 दिनों के लिए आ रही हैं, तो पिछले 7 सालों को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1400 दिन के लिए यहां पर रही है, ठीक है। ये क्या रही है? ये 1400 दिनों के लिए रही है, ठीक है, ये 1400 दिनों के लिए रही है। तो अगर ये 1400 दिनों के लिए रही है तो फिर तो डेफिनेटली ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो गई, क्योंकि इन्होंने दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर दी। पिछले 10 में से 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए रेजिडेंट है, एंड पिछले 7 सालों में से 730 दिन या उससे ऊपर के लिए भी ये इंडिया में रह चुकी हैं। तो शी इज क्लियरली अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, शी इज क्लियरली एंड अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ साथ हमें अलोंग विद द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम भी निकालना था, तो अभी हम लोग यहां पर इनकम भी निकाल देंगे। अब क्योंकि ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, तब तो इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अगर इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी तो इनको जितना भी पैसा मिला है, मतलब यहां का 16 लाख रुपीस प्लस 5 लाख रुपीस प्लस 8 लाख रुपीस प्लस 7 लाख रुपीस, ये पूरा का पूरा इनका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, ये पूरा का पूरा 36 लाख रुपीस इनका टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज शी इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, एंड RORs की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। RORs की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो आप लोग ये देखो, 182 डेज से ऊपर रह ली, 729 डेज से ज्यादा रह ली, तो ये 36 लाख रुपीस विल बी योर टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ascertain her residential status, briefly explaining relevant provisions, along with the taxability of income for assessment year 25-26 in the following independent situations. Number 3, she did not visit India during the previous year 24-25, and her income from profession in India is 4 lakh rupees for the financial year 24-25 instead of 16 lakh rupees, ठीक है। अब अगर ये इंडिया नहीं आई तो एक बार फिर से हम लोग 6(1)A में आ जाते हैं, ठीक है। 6(1) तो पूरी की पूरी बात इतनी सी करता है, भैया आपको इंडिया में रहना है। 6(1) तो पूरी बात इतनी करता है कि आपको इंडिया में रहना है। 6(1)A क्या बात कर रहा है? 6(1)A बात करता है कि अगर आप इंडिया में नहीं हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हो, दूसरी कंट्री में आप वहां पर टैक्स आपको नहीं पे करना होता है, और आप इंडिया के सिटीजन हो, और आपकी इंडियन सोर्सेस से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है,
अगर आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप अगर आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप डीम्ड रेजिडेंट कहलाओगे और आप RNOR हो जाओगे। ठीक है, अब यहां पर इसने बोला कि ये जो सीए फर्म से रेम्यूनरेशन थी 16 लाख रुपीस की, ये 16 लाख रुपीस की जगह 4 लाख रुपीस की मिल रही है। ये 16 लाख रुपीस की जगह 4 लाख रुपीस की मिल रही है। तो इंडियन सोर्सेस से कौन कौन सी इनकम हो गई? एक तो ये 4 लाख रुपीस और एक है 7 लाख रुपीस। 7, 8, 9, 10, 11 टोटल इंडियन सोर्सेस से इनकम हो गई 11 लाख रुपीस। ठीक है, इंडियन सोर्सेस से टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 11 लाख रुपीस। क्या ये 15 लाख रुपीस से ज्यादा है? नहीं। और क्योंकि ये 15 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है तो इसलिए अभी इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? इसका रेजिडेंशियल स्टेटस इस केस में नॉन रेजिडेंट का हो जाएगा। ठीक है, 6(1) में तो है ही नहीं है, 6(1)A में भी नहीं है, क्योंकि 6(1)A में होने के लिए शी मस्ट हैव बीन अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो है। शी मस्ट बी मतलब इनकी कोई बाहर से इनकम होनी चाहिए, बाहर किसी देश में इनको टैक्स नहीं पे करना चाहिए, वो भी है। और इनकी इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। अगर इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती तो ये RNOR यानी डीम्ड रेजिडेंट हो जाती। अभी ये नॉन रेजिडेंट है। अब अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो इनके लिए क्या क्या चीजें टैक्सेबल होंगी वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, वो हम लोगों ने यहां पर निकाल दिया था ना नॉन रेजिडेंट के लिए। सॉरी, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में निकाला था थोड़ा सा, पता नहीं क्यों पिछले वाले क्वेश्चन के हैंगओवर से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो इनकी वही वाली इनकम टैक्सेबल होगी जो इनको इंडिया में मिली है। तो ये 4 लाख रुपए इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ये नहीं होगा। और बिजनेस जो है वो कंट्री ए में है, ऑल्दो आप इसको कंट्रोल चेन्नई से कर रहे हो, लेकिन ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। दिस इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड रेजिडेंट या RNOR। ठीक है, तो जो तीसरा वाला केस है इसमें शी विल बिकम अ नॉन रेजिडेंट। जो तीसरा वाला केस है इसमें शी हैज बिकम अ नॉन रेजिडेंट और इसकी जो इंडिया में टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आ रही है? वो सिर्फ 4 लाख रुपीस की आ रही है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? जी आ रही है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। एक बार गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स एवरीवन, और फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और मैं यहां पर पी लेता हूं पानी। मैं क्या करूंगा? मैं पीऊंगा पानी। ठीक है, ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। RTP September 2025. Mr. Varun, an Indian citizen, engaged in consultancy business in India. He shifted to Dubai in the year 2019 to expand his consultancy business overseas. He visits India every year to supervise his office in Delhi. He stays in India for current as well as in past years as follows. Achha, his stay in India for current as well as past years is as follows. प्रीवियस ईयर 20-21 में 95 डेज, 21-22 में 105 डेज, 22-23 में 95 डेज, 23-24 में 75 डेज, 24-25 में 100 डेज. During the previous year 24-25, he earned the following income. Income from consultancy business in India 10 lakh rupees, consultancy business in Dubai 4 lakh rupees, agricultural income from land situated at Kerala 70,000 rupees, dividend from Indian company received in Dubai 50,000 rupees, interest expenditure and investment in above shares 15,000 rupees. You are required to determine Mr. Varun's residential status for assessment year 25-26. वरुण का रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोगों को निकालना होगा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, assuming he is not liable to tax in Dubai. Assuming कि दुबई में he is not liable to tax. Compute the total income of Mr. Varun for previous year 24-25 if he opts out of the default tax regime. ठीक. RTP सितंबर 2025 का भी अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन है। RTP जनवरी 26 का भी अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन था और RTP सितंबर 25 का भी अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलराइट, तो पहले हम लोग 6(1) के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेक्शन 6(1) के हिसाब से देखते हैं। 6(1) क्या कहता है? 6(1) में अब ये क्या है? इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर से इंडिया में आता रहता है ये। ठीक है, अगर ये इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर से इंडिया में आता रहता है तो या तो कैटेगरी 3 में आएगा या तो कैटेगरी 4 में आएगा। कैटेगरी 3 में क्या बोला जाता है कि भाई अगर ये इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है और इसकी इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है वो 15 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती है, इसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती है,
तो उसको इंडिया का रेजिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहेगा। लेकिन क्या ये प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज या उससे ऊपर के लिए रहा? बिल्कुल भी नहीं रहा। तो हम एक बार 4 पे आते हैं, और 4 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है जो देश के बाहर से देश में आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उसकी इंडियन इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहे, या फिर वो 120 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रह ले, वो 120 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रह ले, एंड साथ ही साथ पिछले 4 सालों में वो 365 डेज के लिए इंडिया में रह ले। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि ये भाई साहब 100 डेज के लिए इंडिया में रहे, तो 120 डेज वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पाई, तो सेक्शन 6(1) के हिसाब से तो ये रेजिडेंट नहीं है। आप लोग फ्लो समझ रहे हो मेरे सोचने का? देखो, सॉल्यूशंस तो आप लोगों के पास हैं ही, बट यहां पर सेशन में आप लोग क्यों आए हो? सेशन में आप लोग इसलिए आए क्योंकि आप लोगों को फ्लो समझना है क्वेश्चन का। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो फ्री ही है ना। ये तो फ्री ही है। ठीक है, तो सेक्शन 6(1) के हिसाब से तो ये रेजिडेंट नहीं हुआ। ठीक है, सेक्शन 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं हुआ। अब सेक्शन 6(1)(a) देखते हैं कि क्या ये सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से रेजिडेंट है। सेक्शन 6(1)(a) क्या कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बिलोंग करते हो, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, इंडियन सोर्सेस से आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आपको उस दूसरे देश में टैक्स नहीं देना है, तो आप डीम्ड रेजिडेंट मानोगे। 6(1)(a) के हिसाब से आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाओगे, यानी RNOR आप माने जाओगे। ठीक है, वरुण भाई साहब इंडियन सिटीजन है, engaged in consultancy business in India. He shifted to Dubai in the year 2019 to expand his consultancy business overseas. ठीक है, ओवरसीज। स्टे से तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोगों को यह देखना है कि इसकी इंडियन सोर्सेस से जो इनकम है, क्या वो 15 लाख रुपए से क्रॉस कर रही है? इसकी इंडियन इनकम से जो इंडियन सोर्सेस से जो इनकम है, क्या वो 15 लाख रुपए से क्रॉस कर रही है? तो लेट्स सी। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, ये तो काउंट करेंगे हम लोग। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई, क्या हम लोग ये भी काउंट करेंगे? क्या हम लोग ये भी काउंट करेंगे? जल्दी बताओ मुझे, क्या हम लोग ये भी काउंट करेंगे? हम लोग ये काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन सोर्सेज से नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन केरला, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन केरला, तो ये तो एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई, अब इंडियन सोर्सेज से तो है ये। ठीक है, ये क्या हो गया? ये इंडियन सोर्सेज से तो है। ठीक है, ये इंडियन सोर्सेज से तो है। अब ये अगर इंडियन सोर्सेज से तो है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग बिल्कुल कंसिडर करेंगे। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द अबव शेयर्स, ऑलराइट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का आपको रिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज में से। 50,000 रुपीज में से आपको क्या करना है? एक मिनट, ओके ओके, सो एक चीज जो है यहां पर वो ये है कि जो इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई है, ये भी तो एक्चुअली इंडिया का ही सेटअप किया हुआ है। ये देखो पहली लाइन, मिस्टर वरुण एन इंडियन सिटीजन engaged in consultancy business in India, ये इंडिया के कंसल्टेंसी बिजनेस में है, एंड ही शिफ्टेड टू दुबई इन द ईयर 2019 टू एक्सपैंड हिज कंसल्टेंसी बिजनेस ओवरसीज। तो जो कंसल्टेंसी इसने इंडिया में सेटअप की हुई है, उसी को तो एक्सपैंड करने के लिए दुबई गया है। ठीक है, जो कंसल्टेंसी इसने इंडिया में सेटअप की हुई है, उसी को एक्सपैंड करने के लिए ये दुबई गया है। तो मतलब ये जो 4 लाख रुपीस का दुबई वाला पैसा है, ये भी इंडियन सोर्सेज से ही माना जाएगा। ठीक है, ये वाला पैसा भी इंडियन सोर्सेज से ही माना जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ यहां पर, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, क्या इसको मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई, क्या इसको भी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन केरला, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर डिविडेंड इनकम, अब आप देखो डिविडेंड इनकम में से जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है 20% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू तक का ही। तो 20% ऑफ 50,000 कितना आता है? 20% ऑफ 50,000 आता है 10,000। यहां पर कितना इंटरेस्ट पे किया है? यहां पर 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है, तो 10,000 रुपीज का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा, तो 40,000 रुपीज विल बी दिस। ठीक है,
तो वी हैव 10,000 प्लस 4,000 14 लाख, सॉरी 10 लाख प्लस 4 लाख यानी 14 लाख, 14 लाख प्लस 40,000 ये आ गया 14 लाख 40,000। क्या इनकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपीस को क्रॉस कर रही है? द आंसर इज नो। और अगर इनकी इनकम 15 लाख रुपए से क्रॉस नहीं कर रही तो ना ये 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट है, ना ये 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट है। तो अगर ये रेजिडेंट नहीं है तो ये क्लियरली नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। ये क्लियरली क्या हो जाएंगे? ये क्लियरली रॉन्ग, ये क्लियरली नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही तो निकालना था, रेजिडेंशियल स्टेटस ही तो निकालना था, बस रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, आपको कोई टोटल इनकम वगैरह करके कुछ देना ही है। अच्छा नेक्स्ट, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वरुण फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर इसने ऑप्ट आउट कर लिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में से, ठीक है, अगर इसने ऑप्ट आउट कर दिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में से तो फिर क्या होगा? अगर इसने ऑप्ट आउट कर लिया, एक अगर इसने ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर क्या होगा? लेट्स सी, अगर इसने ऑप्ट आउट किया तो क्या होगा? अच्छा, टोटल इनकम हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, हम लोगों को इसकी टोटल इनकम निकालनी है। ये भाई साहब नॉन रेजिडेंट है, ये भाई साहब नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होंगी? नॉन रेजिडेंट्स के लिए टैक्सेबल वही इनकम्स होंगी जो इसको इंडिया में मिली है या डीम टू रिसीव है या अक्रूड है या डीम टू अक्रू है या अराइज है या डीम टू अराइज है। ठीक है, देखो, इनकम फ्रॉम अ कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया 10 लाख रुपीस, क्या ये टैक्सेबल होगा? टोटल इनकम में आएगा? बिल्कुल आएगा। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई, ये नहीं आएगा। सर अभी तो आपने बताया कि ये इंडिया के ही बिजनेस में सेटअप का एक्सपेंशन है तो ये आएगा। हाँ, वो हम लोगों ने इंडियन सोर्स से इनकम कंप्यूट करने के लिए उसको इंक्लूड किया था। हमें ये पता करना था कि क्या ये वाली इनकम इंडियन सोर्स से है या नहीं, तो उसके लिए तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसका वर्डिक्ट क्या निकल कर आया है? कि ये नॉन रेजिडेंट है। यहां पर इसका स्टेटस क्या निकल कर आया है? कि ये नॉन रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट्स के केस में क्या हो जाता है? क्या नॉन रेजिडेंट्स के केस में कोई भी ऐसी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में जो कि बाहर के बिजनेस की है बट फ्रॉम अ प्रोफेशन कंट्रोल्ड इन इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बिजनेस सेटअप इन इंडिया? ऐसा तो नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने देखा पिछले 2 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये जो 4 लाख रुपए ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली ये जो केरला वाली चीज है ये भी पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, ये जो इंडियन कंपनी किससे डिविडेंड है ये डेफिनेटली इंडिया से अक्रू या अराइज हुआ है। तो दिस इज 50,000 माइनस 10,000 40,000, तो 10,40,000 रुपीज हमारी टोटल इनकम आ जाती है। ठीक है, 10,40,000 रुपीज हमारी टोटल इनकम आ जाती है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारा यहां पर आकर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे बूम और वीडियो को आप लोग करेंगे लाइक। चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करेंगे बूम, आप लोग वीडियो को करेंगे लाइक। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, एमटीपी मे 2025 सीरीज 1 6 मार्क्स का क्वेश्चन। लेट्स सी, Mrs. Smita, an Indian citizen, is in employment with an overseas company located in UAE. ठीक है, Mrs. Smita, an Indian citizen, is in employment with an overseas company located in UAE. She is not liable to tax in UAE. During the previous year 24-25, she comes to India for 121 days. She was in India for 50 days, 100 days, 76 days, and 146 days in the financial years 2021, 21-22, 22-23, 23-24 respectively. Her annual income for the previous year 24-25 is as follows. Salary accrued or arisen in UAE, income accrued and arisen in India, income deemed to be accrued and arisen in India, income arising and received in UAE from a business setup in India, life insurance premium paid by check in India. Mrs. Smita wants to pay tax under the default tax regime under Section 115 BAC. From the information given above, you are required to determine her residential status and total income of Mrs. Smita for assessment year 25-26. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ ज्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इंडियन सिटीजन है, यूएई में एम्प्लॉयमेंट है। पहले 6(1) देखेंगे, उसके बाद हम लोग 6(1) नहीं देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सेक्शन 6(1) के हिसाब से देखेंगे कि ये रेजिडेंट है या नहीं है, और उसके बाद हम लोग सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से देखेंगे कि ये रेजिडेंट है या ये रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, 6(1) जो है वो स्टे के बारे में बात करता है। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में कितने दिन के लिए रही? 121 डेज के लिए रही। प्रीवियस ईयर 24-25 में ये 121 डेज के लिए रही। ठीक है, और पहले हम लोगों को ये भी देखना होगा, क्योंकि ये बाहर की हैं, यहां पर आती जाती रहती हैं, तो ये कैटेगरी 3 और 4 में से किसी एक में फॉल करेंगी। ठीक है, अब अगर कैटेगरी 3 में फॉल करेंगी तो फिर इनको 182 डेज या उससे ऊपर के लिए रहना पड़ेगा, तभी ये रेजिडेंट होंगी। और अगर कैटेगरी 4 में फॉल करेंगी तो फिर ये 120 डेज के लिए भी रह सकती हैं।
ठीक है, और पिछले 4 सालों में 365 डेज के लिए रह सकती हैं। तो पहले हम लोगों को यह देखना होगा कि कैटेगरी 3 में फॉल करेंगे या कैटेगरी 4 में फॉल करेंगे। ये कैसे पता चलेगा? ये हम लोगों को पता चलेगा इनकी इंडियन सोर्सेज वाली इनकम से। तो इंडियन सोर्सेज से कौन कौन सी इनकम है उन्हें हमें कंप्यूट करना होगा। सैलरी अक्रूड और अरिजन इन यूएई, ये तो इंडियन सोर्सेज से नहीं है, ये इंडियन सोर्सेज से है। इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अरिजन इन इंडिया, ये भी इंडियन सोर्सेज है। इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन यूएई फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया, तो ये भी इनकम इंडियन सोर्सेज से तो है ही है, ठीक है। ये 3 इंडियन सोर्सेज है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कीम में है, क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का कोई भी डिडक्शन वगैरह आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास इंडियन सोर्सेज से इनकम कितनी आई? 7, 8, 9, 9 + 5 14। हमारे पास इंडियन सोर्सेज से जो इनकम आई है वो आई है 14 लाख रुपए की, ठीक है। और अगर 14 लाख रुपए की इंडियन सोर्सेज इनकम है तो ये कैटेगरी 3 में फॉल करेंगी, where the total income other than income from foreign sources doesn't exceed 15 लाख रुपीस। तो ये कैटेगरी 3 में फॉल करेंगी। और कैटेगरी 3 कहता है कि अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है इन द प्रीवियस ईयर 24-25, तो आपको 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। क्या ये प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज या उससे ऊपर रह पाई? बिल्कुल भी नहीं रह पाई, ठीक है। तो ये 6(1) के हिसाब से क्या रेजिडेंट होंगी? क्या ये 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट होंगी? क्या ये 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट होंगी? नहीं। सेक्शन 6(1) के हिसाब से तो ये सीधा नॉन रेजिडेंट होगी। सेक्शन 6(1) के हिसाब से तो ये सीधा नॉन रेजिडेंट हो गई, ठीक है। अब सेक्शन 6(1)(a) देखते हैं। सेक्शन 6(1)(a) क्या कहता है? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के बाहर रहते हो, बाहर के देश में आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और आपकी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो यहां पर इनकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है क्या? नहीं। तो ये सेक्शन 6(1) के हिसाब से भी नॉन रेजिडेंट हो गई, सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से भी ये नॉन रेजिडेंट हो गई, ठीक है। यहां पर ये सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से भी क्या हो गई? सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से भी नॉन रेजिडेंट हो गई है, ठीक है। सेक्शन 6(1) और 6(1)(a) दोनों के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हो गई है। अब करना क्या है? Mr. Smitha wants to pay tax under the default tax regime. From the information given above, you are required to determine residential status. Residential status तो आ गया नॉन रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत आराम से आ गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया नॉन रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया नॉन रेजिडेंट। अब टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे? नॉन रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती हैं? वही वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती हैं जिन पर अक्रू, अरिजन या डीम टू अक्रू या अराइज या रिसीव या डीम टू रिसीव इंडिया में हुआ है। तो सैलरी अक्रूड और अरिजन इन यूएई ना, इनकम अक्रूड एंड अरिजन इन इंडिया यस, इनकम डीम टू अक्रू और अरिजन इन इंडिया यस, इनकम अराइजिंग एंड रिसीविंग यूएई फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया नो, नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नो। तो 9 + 2, क्या बोल रहा हूं मैं? 9 + 2 कहां से बोल रहा हूं? 2 + 7, 2 + 7 आ जाएगा 9, ठीक है। मैं बहुत फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूं अपने दिमाग में, बोलने में थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है। तो 2 + 7, 2 + 7 कितना आ गया? 2 + 7 आ गया 9। तो 9 लाख रुपीस विल बी योर टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। 9 लाख रुपीस विल बी योर टोटल टैक्सेबल इनकम। आई होप दिस इज डन। आप लोग फटाफट से वीडियो को करोगे लाइक, चैनल को आप लोग करोगे सब्सक्राइब, चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करोगे बूम, ठीक है सर। चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट से बूम टाइप करोगे। चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट से बूम टाइप करोगे। लेट्स सी। On 22nd September 2024, next question, question number 5 देखते हैं। On 22nd September 2024, Mr. Prabjot, aged 55 years, was an Indian citizen. An Indian citizen left India for the first time to work as a CFO of a company in Australia. देश में छोड़ के देश के बाहर जा रहा है, साल के बीच में, साल के बीच में देश छोड़कर देश के बाहर जा रहा है। सेक्शन 6(1) लगेगा और इसमें कैटेगरी नंबर 2 होगी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है, ठीक है। इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाता है, वो इंडिया का रेजिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो 182 डेज या उससे ऊपर इंडिया में रहा है तो, ठीक है। अब ये 22 सितंबर को चला गया, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। He visits South Africa on vacation every year for a month to visit his brother's family. ठीक है, साउथ अफ्रीका। He earns the following income during the previous year 24-25. ठीक है। Salary computed from company in Australia, received in bank account in Australia. Dividend from South African company received in South Africa.
इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम साउथ इंडियन बैंक इंडिया, लॉस फ्रॉम बिजनेस इन साउथ अफ्रीका कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन गुजरात. Compute the total income of Mr. Prabjot for assessment year 25-26 if he has opted out of the default tax regime under section 115 BSE. ठीक है, तो पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाए. पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया जाए. ओके, 1 अप्रैल से लेकर 22 सितंबर तक कितने दिन होते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 22 सितंबर तक 182 डेज तो नहीं ही होते. अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड 22, 175 डेज हुए. ठीक है, ये कितने दिन हुए? ये हुए 175 डेज. तो 182 डेज से तो कम हो गया, और अगर 182 डेज से कम हो गया तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया. ये सीधा क्या हो गया? ये सीधा एकदम डायरेक्टली ये नॉन रेजिडेंट हो गया. ठीक है, अब नॉन रेजिडेंट के केस में कौन कौन सी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होती हैं? नॉन रेजिडेंट के केस में वही इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होती हैं जो इंडिया में अक्रू या अरिजन या डीम टू अक्रू, अराइज, रिसीव, ये सब होता है. सैलरी कंप्यूटेड फ्रॉम अ कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन ऑस्ट्रेलिया, क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा? नहीं. डिविडेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंपनी रिसीव्ड इन साउथ अफ्रीका, ये भी नहीं. इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम साउथ इंडियन बैंक इंडिया, ठीक है, तो ये 21,000 रुपए ये टैक्सेबल हो जाएगा. लॉस फ्रॉम बिजनेस इन साउथ अफ्रीका कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं. रेजिडेंट के केस में हो जाता, सॉरी एनओआर के केस में हो जाता, नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं. ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन गुजरात, ये भी एग्जेम्प्ट है. तो 21,000 रुपीज इज योर टोटल दिस. ठीक है, 21,000 रुपीज इज योर टोटल दिस थिंग. और क्योंकि ये डिविडेंड आपको मिला, सॉरी ये इंटरेस्ट आपको मिला साउथ इंडियन बैंक इंडिया से ना, इंटरेस्ट आपको मिला साउथ इंडियन बैंक से, तो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो 80 TTA के अंदर. ठीक है, 80 TTA के अंदर ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ना, तो 80 TTA के अंदर आप 10,000 रुपए का रिडक्शन भी ले सकते हो. डन है सर, डन है. ठीक है, क्या बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से कर पाओगे? रेजिडेंशियल स्टेटस के आप लोग देख रहे हो, हम लोग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही हैं. ठीक है, आप लोग देख रहे हो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं. हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए. आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ. अब हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. यस, क्या अब हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं? ठीक है, हमने जनवरी 26 के आरटीपी का क्वेश्चन कर लिया, सितंबर 25 के उसका कर लिया, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कर लिया, 2 मॉक टेस्ट पेपर्स का क्वेश्चन कर लिया. ठीक है, और हम लोगों ने आरटीपी में मतलब काफी सारा कुछ कर लिया. आरटीपी में 25 था ना ये, हाँ हम सॉरी एमटीपी में 25. ठीक है, हम लोगों ने एमटीपी में 25 की दोनों सीरीज का क्वेश्चन कर लिया. ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि जो मी 25 और इसके पुराने वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग अपने आप से कर सकते हो. एंड अब हम लोग आएंगे क्लबिंग ऑफ इनकम पर. ऑलराइट, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन क्लबिंग ऑफ इनकम. तो क्लबिंग ऑफ इनकम की मैं एक और फाइल बना लेता हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है. ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ इसके भी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद बाकी सारा तो नोट्स में अपलोडेड है ही. ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर यूजफुल लिंक्स दिखाई देगा. यूजफुल लिंक्स में आपको यहां पर वेबसाइट पर आना है. वेबसाइट पर kumarnishant.com वाली मेरी वेबसाइट पर जब आप लोग आओगे तो आपको यहां पर कोर्सेज पर क्लिक करना है. जब आप लोग कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद सीए कोर्सेज के अंदर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है, तो आपको सारे के सारे सीए रिलेटेड कोर्सेज दिख जाएंगे. और यहां पर आपको एक टैक्सेशन का फ्री रिवीजन कोर्स दिखाई देगा. ठीक है, यहां पर आपको टैक्सेशन का फ्री रिवीजन कोर्स दिखाई देगा. इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला कोर्स ओपन हो जाएगा. इसमें आपको अपने आप को एनरोल करना होगा. एंड वंस यू एनरोल इन दिस कोर्स आपको हर चैप्टर के नोट्स, वीडियोस, पीडीएफ्स, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, समरी नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ्स सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को यहां पर. ठीक है, तो इस वाले फ्री कोर्स में आप अपने आप को एक बार जरूर एनरोल कर लेना. ठीक है, इस वाले फ्री कोर्स में आप लोग जरूर से एक बार अपने आप को एनरोल कर लेना. अगर अभी तक मजा आ रहा है, अगर अभी तक आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चंस किए रेजिडेंशियल स्टेटस के, और वो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब आप लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही हैं.
ठीक है, सिमिलर टाइप के एडजस्टमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सिमिलर टाइप की चीजों को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, फिर टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। 6(1) भी देख लिया, 6(1)(a) भी देख लिया, एडिशनल कंडीशंस भी देख ली, ROR, NOR, NR सब देख लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने सिर्फ कितना 5-6 क्वेश्चंस किए। तो अब आप लोग सोचो कितना ज्यादा रेपिटेशन होता है, और रेजिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चंस में कितनी आसानी से आप लोग मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो आप बाकी के क्वेश्चंस प्लीज इससे कर लेना, बहुत ही अच्छा खासा डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और वो सब कुछ यहां पर फ्री वाले कोर्स में एनरोल करके मैंने रखा हुआ है, मतलब अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, क्लबिंग ऑफ इनकम पर आते हैं। इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, ठीक है। नोट्स कहां से मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, लेट्स सी। Mr. Jain and his wife Mrs. Jain are partners in a partnership firm holding 25% share each. During the financial year 24-25, the firm paid 2,50,000 rupees to each of them as remuneration. Apart from this, they provide you with the following information in respect of financial year 24-25. ठीक है, इसके अलावा ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको और दे रहे हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर जैन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 12,50,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्न्ड बाय मिसेस जैन 14 लाख रुपए। द फिक्स्ड डिपॉजिट वाज ओपन बाय हर यूजिंग स्त्रीधन, ठीक है। स्त्रीधन, स्त्रीधन क्या होता है? जो लेडीज के पास जो भी पैसा रहता है उसको, उसी को स्त्रीधन बोल देते हैं। जो हस्बैंड से मिलता रहता है, इधर उधर से मिलता रहता है, उसको स्त्रीधन बोल देते हैं। और उसी से इन्होंने एक एफडी स्टार्ट कर दी, और उस एफडी से इनको 14 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला। आप सोचो 14 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, इनके पास स्त्रीधन कितना ही रहा होगा। इनकम ऑफ देयर 3 माइनर चिल्ड्रन नीता, मीता एंड सीता। वाह क्या बात है, राइमिंग करना कोई इनसे सीखे। Nita, Meeta and Sita was 15,000, 10,000 and 2,000 respectively. You are required to compute the gross total income of Mr. and Mrs. Jain as per the provisions of Income Tax Act for the assessment year 25-26, assuming that they have shifted out of the default tax regime. ठीक है, तो अब हम लोगों को टोटल इनकम निकालनी है। देखो इन दोनों की इंडिविजुअल टोटल इनकम तो हम लोग निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात सारी की सारी आ जाती है कि बच्चों की इनकम का क्या होगा। अच्छा, एंड सिंस दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो माइनर्स की इनकम जिस भी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी, क्या वहां पर 1032 का 1,500 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालनी होगी इनकी इनकम एक्सक्लूडिंग द क्लबिंग, ठीक है। क्लबिंग से पहले वाली इनकम हम लोगों को इनकी निकालनी होगी। तो चलो सर, मिस्टर और मिसेस जैन की इनकम्स को हम लोग निकालते हैं। यहां पर सबसे पहला हेड आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज में मिस्टर जैन को 12,50,000 रुपए की इनकम मिली है, मिसेस जैन को कुछ भी नहीं मिला है। तो यहां पर मिस्टर जैन में मैं 12,50,000 रुपए लिख देता हूं। 12,50,000 रुपए ये हो गया। मिसेस जैन को कुछ नहीं है, तो यहां पर क्योंकि ओल्ड न्यू स्कीम में तो 75,000 रुपीज का यहां पर इनको रिडक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ओल्ड स्कीम में है ना। दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, क्या बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है, सॉरी। They have shifted out of the default tax regime, and since they have shifted out of the default tax regime, तो इनको 1,500 रुपए पर बच्चे का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उल्टा बोल दिया था मैंने, वेरी सॉरी, ठीक है। तो they have shifted out of the default tax regime, they have shifted out of the default tax regime, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यहां पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो भी 50,000 रुपीज का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 माइनस करने के बाद यहां पर आ जाएगा हमारे पास 12 लाख रुपीज, ठीक है। तो मिस्टर जैन की जो हमारी सैलरी इनकम आ गई, टैक्सेबल सैलरी इनकम आई मिस्टर जैन की, वो आ गई 12 लाख रुपए, ठीक है। मिसेस जैन की कोई सैलरी इनकम वगैरह कुछ थी नहीं। उसके बाद देखो क्या हुआ, फर्म से इनको जो 2.5 लाख रुपए मिला है, ठीक है, फर्म से इन लोगों को जो रेम्यूनरेशन मिला है 2.5 लाख रुपए, ये कहां पर टैक्सेबल हो जाएगा? फर्म से इन लोगों को जो 2.5 लाख रुपए मिला हुआ है, ये कहां टैक्सेबल हो जाएगा? तो ये तो क्लब होगा ना, ये क्लब होगा। मिस्टर जैन, मिसेस जैन पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, 25% की शेयर होल्डिंग ये लोग रखते हैं, ठीक है। और इन दोनों फर्म पेड 2,50,000 रुपीज टू ईच ऑफ देम एज रेम्यूनरेशन, ठीक है। फर्म पेड 2,50,000 रुपीज टू ईच ऑफ देम एज रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब यहां पर ये तो कुछ मेंशन नहीं है कि ये जो रेम्यूनरेशन मिली है ये फर्म के हाथ में डिडक्टेबल है या फर्म के हाथ में डिडक्टेबल नहीं है, ठीक है। ये फर्म के हाथ में डिडक्टेबल है या फर्म के हाथ में डिडक्टेबल नहीं है, इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती तो काम आसान हो जाता, कि अगर फर्म के हाथ में डिडक्टेबल होती तो हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाती, फर्म के हाथ में टैक्सेबल होती तो हमारे हाथ में डिडक्टेबल हो जाती, राइट, हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन क्योंकि यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम लोग ये मानेंगे कि फर्म के हाथ में ये डिडक्टेबल थी। हम लोग क्या मानेंगे कि फर्म के हाथ में ये डिडक्टेबल थी और हमारे हाथ में ये टैक्सेबल है। मतलब मिस्टर जैन और मिसेस वाइफ के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब दोनों लोग एक फर्म में सब्सटैंशियल होल्डिंग रखते हैं, सब्सटैंशियल शेयर है इनका,
ठीक है, सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग दोनों लोगों का है। तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में इस रेम्यूनरेशन को इंक्लूड करने से पहले जो भी जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में दोनों की रेम्यूनरेशन को ऐड किया जाएगा, दोनों की रेम्यूनरेशन को उसके हाथ में क्लब किया जाएगा। ठीक है, तो इस रेम्यूनरेशन से पहले की हम लोगों को इनकम निकालनी होगी। ध्यान से सुनना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। हम लोगों को इस क्वेश्चन में पहले तो इन दोनों की इनकम्स निकालनी होगी, मिस्टर और मिसेस जैन की, बिफोर इंक्लूडिंग दिस रेम्यूनरेशन। फिर रेम्यूनरेशन इंक्लूड करेंगे लेकिन माइनर की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, और फिर देखेंगे रेम्यूनरेशन इंक्लूड करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि माइनर की इनकम इंक्लूड करने से पहले किसकी इनकम ज्यादा है, तो फिर उसके हाथ में हम लोग माइनर की इनकम को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर जैन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 12,50,000 रुपए, ये आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्न्ड बाय मिसेस जैन 14 लाख रुपए, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीटली इनका है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीटली इनका हो गया। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट 14 लाख रुपए, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया। ठीक है, उसके बाद इनकम ऑफ द 3 माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिलने से पहले ये इनकी इनकम्स आई हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिलने से पहले ये इनकी इनकम्स आई हैं, तो टोटल इनकम मिस्टर जैन की हो गई 12 लाख रुपए। ठीक है, और मिसेस जैन की जो टोटल इनकम है, मिसेस जैन की टोटल इनकम हो गई 14 लाख रुपए। अब किसकी इनकम ज्यादा आ रही है, मिस्टर जैन की या मिसेस जैन की? मिसेस जैन की इनकम ज्यादा आ रही है, तो दोनों की रेम्यूनरेशन किसके हाथ में क्लब होगी, मिसेस जैन के हाथ में क्लब होगी। तो ये जो 2.5 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन मिली है दोनों को, ये मिसेस जैन के हाथ में क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो 2,50,000 रुपीज यहां पर, 2,50,000 रुपीज यहां पर, और 2,50,000 रुपीज यहां पर, तो ये तो टोटल आ जाएगा 19 लाख रुपीज, 14 लाख प्लस 5 लाख रुपए, और ये आ जाएगा 12 लाख रुपए। नाउ दिस इज द इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम। ठीक है, दिस इज द टोटल इनकम ऑफ दीज पेरेंट्स बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम। तो अब माइनर की इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? ऑब्वियसली मिसेस जैन के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो माइनर नीता 15,000 माइनस 1,500, मीता 10,000 माइनस 1,500, और सीता 2,000 माइनस 1,500, ये इनकी टैक्सेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो 15,000 माइनस 1,500, 15,000 माइनस 1,500 कितना हो जाएगा? 13,500 रुपीज। ठीक है, तो ये 13,500 रुपीज यहां पर इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ये 10,000 माइनस 1,500 कितना? 8,500 रुपीज, 8,500 रुपीज यहां पर आ गया, और फिर 2,000 माइनस 1,500, ये 500 रुपए आपका यहां पर आ गया है। तो आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो मिस्टर जैन की तो 12 लाख रुपए है, मिस्टर जैन की 12 लाख रुपए, और यहां 19 लाख रुपीज प्लस 13,500 प्लस 8,500 प्लस 500। ये भी सोच रही होगी कि पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने स्त्री धन की एफडी कराई। ठीक है, क्योंकि सिर्फ स्त्री धन की एफडी कराने के चक्कर में, स्त्री धन की एफडी कराने के चक्कर में जो इसके पति को रेम्यूनरेशन मिली वो भी इसके हाथ में क्लब हो गई। ठीक है, जो इसके बच्चों को इनकम मिली वो भी इसके हाथ में क्लब हो गई। अब इसकी इनकम 1922,500 हो गई। ठीक है, तो ये स्त्री धन की वजह से इतना सब कुछ हो गया है। ठीक है, स्त्री धन की वजह से इतना सब कुछ हो गया। वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मई 2023 में आया था। ठीक है, मई 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था। ओह, 4 लोग हैं यहां पर, चलो देखते हैं, मजा आएगा इसमें। देखो, Mr. Chaman, who is 50 years old, and his wife, Mrs. Chaman, who is 48 years old, furnish the following information. All the amount of incomes, gains, losses are computed as per the provisions of the Income Tax Act. ठीक है, Mr. Chaman's salary, income 11 lakh rupees. Mrs. Chaman's income from Kathak performances 2,50,000 rupees. She is a professional Kathak dancer and pursue dancing as a profession. तो ये तो PGBP income हो जाएगी। Mrs. Chaman earned long-term capital gains of 5,50,000 rupees from sale of shares. ये capital gains हो जाएंगे। Mrs. Chaman gifted 2 लाख rupees to Mr. Chaman. अच्छा, Mrs. Chaman ने अपने स्त्री धन से Mr. Chaman को 2 लाख रुपए गिफ्ट किए on 1st April 2025. 1st April 2025, तो 1st April 2025 तो हमारे उससे ही बाहर चला गया। ठीक है, Mr. Chaman invested the entire amount in stock market but suffered a short-term capital loss of 5,10,000 rupees. ठीक है, इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,10,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, ये आपका 1st April 2025 है ना, 1st April 2025 है, तो ये तो हमारा 24-25 के अंदर आ ही नहीं रहा है। ऑलराइट, मिस नैना, देयर माइनर डॉटर, earned 3,56,000 rupees by performing various quiz competitions held online during the year 24-25.
She kept that amount in savings bank account and earned interest of 15,000 rupees during the year 24-25. तो ये तो स्किल का है, तो ये स्किल का है, तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? तो ये नैना के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्विज कंपटीशन से इनको पैसा मिला है 15,000 रुपए, ये जो क्विज कंपटीशन से पैसा मिला हुआ है, एक सेकंड, जो क्विज कंपटीशन से इनको ये पैसा मिला हुआ है 3,56,000 रुपीज, ये तो नैना के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये इसकी स्किल्स के बेसिस पे। लेकिन इस पैसे को डिपॉजिट करने पर ये जो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? ये इंटरेस्ट उस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा जिस पेरेंट की इनकम क्लबिंग से पहले, बच्चों की इनकम को क्लब करने से पहले ज्यादा होगी, ये क्लब होगा। Master Neelab, their minor son, earned 35,000 rupees from fixed deposit which was made out of cash he received from his birthday from his friends and family. हाँ, तो इसकी भी क्लबिंग होगी। ठीक है, इसकी भी क्लबिंग तो होगी ही होगी। Neelab suffers from disability as mentioned under section 80U. नहीं तो इसकी क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, इसकी क्लबिंग नहीं होगी। The medical certificate shows the disability of up to 75%. ठीक है। Compute the total income in the hands of Mr. and Mrs. Chaman and their minor children for assessment year 25-26. Ignore section 115 BSE pertaining to alternative tax regime. ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को इन चारों की इनकम्स को कंप्यूट करना है। तो आओ सर देखते हैं यहां पर। सबसे पहले हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मिस्टर चमन, मिसेस चमन, नैना और नीलब, ये चार लोग हैं। ठीक है, मिस्टर चमन, मिसेस चमन, नैना और नीलब, ये चार लोग हैं। सैलरी इनकम 11 लाख रुपीस की है। ठीक है, ये सैलरी इनकम 11 लाख रुपीस की है और यहां पर लिखा है ऑल द अमाउंट ऑफ इनकम्स गेन्स लॉसेस आर कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो 11 लाख रुपीस की इसकी सैलरी इनकम यहां पर आएगी। ठीक है, 11 लाख रुपीस की मिस्टर चमन की सैलरी इनकम यहां पर आएगी। ठीक है, फिर मिसेस चमन्स इनकम फ्रॉम कथक परफॉर्मेंसेस 2,50,000 रुपीज। शी इज अ प्रोफेशनल कथक डांसर एंड परसूज डांसिंग एज अ प्रोफेशन। तो ये तो इनकी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी 2.5 लाख रुपए की। तो ये पीजीबीपी इनकम आ गई 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, तो पीजीबीपी इनकम आ गई मिसेस चमन की 2.5 लाख रुपए की। अब देखते हैं आगे। मिसेस चमन अर्नड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 5,50,000 रुपीज फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स से 5,50,000 रुपीज का इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 5,50,000 रुपीज से। ठीक है, अब देखो आगे की बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, आगे की बात बहुत ध्यान से सुनना। मिसेस चमन गिफ्टेड 2 लाख रुपीज टू मिस्टर चमन आउट ऑफ हर स्त्री धन। मिसेस चमन गिफ्टेड 2 लाख रुपीज टू मिस्टर चमन। मिसेस चमन ने अपने स्त्री धन से अपने पति को 2 लाख रुपए दिए ऑन 1 अप्रैल 2025। ये क्लियरली एक मिसप्रिंट लग रहा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मई 2023 का क्वेश्चन है और एग्जाम में ये मिसप्रिंट आया था और आईसीएआई ने अपने सजेस्टेड आंसर्स में लिखा हुआ है कि ये आइडियली 1 अप्रैल 2024 होना चाहिए था। ठीक है, आईसीएआई ने सजेस्टेड आंसर्स में लिखा हुआ है कि ये आइडियली 1 अप्रैल 2024 होना चाहिए था और हमने जो सॉल्यूशन दिया है वो 1 अप्रैल 2024 मानकर दिया है। ठीक है, तो हम लोग भी इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। वैसे अब इस टाइप की मिस्टेक्स होती नहीं है, लेकिन अगर मान लो इस टाइप की कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो इसी वजह से तो हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन सब चीजों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन सारी चीजों की हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2025 अगर मान लो आपके पेपर में भी आ गया तो आप उसको क्या मान लेना, आप उसको मान लेना 1 अप्रैल 2024 और उसमें अजम्पशन में लिख देना। ठीक है, जैसे अच्छा चलो ये पूरा पॉइंट मैं आपको पढ़ता हूं, ये पूरा पॉइंट मैं पढ़ के आपको बताता हूं, उसके बाद दिखाता हूं कि नोट सजेस्टेड आंसर्स में नोट क्या लिखा हुआ था। ठीक है, देखो तो मिसेस चमन गिफ्टेड 2 लाख रुपीज टू मिस्टर चमन आउट ऑफ अ स्त्री धन ऑन 1 अप्रैल 2025. Mr. Chaman invested the entire amount in stock market. Mr. Chaman invested the entire amount in stock market, but suffered a short-term capital loss of 5,10,000 rupees. But suffered a short-term capital loss of 5,10,000 rupees. अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 लाख रुपए लगाकर 2 ही लाख रुपए का तो लॉस पॉसिबल है ना। 2 लाख रुपए लगाकर लॉस तो 2 ही लाख रुपए का पॉसिबल है ना। 2 लाख रुपए लगाकर 5,10,000 रुपए का लॉस कैसे पॉसिबल है? 2 लाख रुपए लगाकर क्या 5,10,000 रुपए का लॉस पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हम लोग मान सकते हैं कि 3,10,000 रुपए चमन ने अपनी जेब से लगाया था। 2 लाख रुपए बीवी वाला दाना, ठीक है, मतलब बीवी वाला बेकार किया और उसके बाद 3,10,000 रुपए अपनी जेब से लगाया। टोटल 5,10,000 रुपए इसने लगाए और 5,10,000 रुपए का इसको लॉस हुआ। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जितना पैसा बीवी ने इसको दिया था
बीवी से गिफ्ट मिला और बीवी के गिफ्ट को इसने इन्वेस्ट किया। अगर बीवी से मिले गिफ्ट पर ये इन्वेस्ट करता और इसको प्रॉफिट होता तो क्या ये बीवी के हाथ में क्लब होता? बिल्कुल होता। लेकिन अब अगर इसने बीवी से मिले पैसे को इन्वेस्ट किया और उस पर लॉस हुआ तो क्या इस लॉस का भी बेनिफिट बीवी को भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। स्पाउस को अगर आपने कुछ ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, स्पाउस ने उस पर जो भी इनकम कमाई वो इनकम आपके हाथ में क्लब होती है ना, तो लॉस का भी तो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहां पर मिसेस चमन ने अगर 2 लाख रुपए मिस्टर चमन को दिए, मिस्टर चमन ने उस पर लॉस कर दिया, तो ये लॉस भी कहां पर क्लब होगा? मिसेस चमन के हाथ में क्लब होगा। लेकिन मिसेस चमन के हाथ में कितने रुपए तक क्लब होगा? मिसेस चमन के हाथ में 2 ही लाख रुपए तक क्लब होगा। ठीक है, जो 3,10,000 रुपए हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर चमन ने खुद से लगाया, वो मिस्टर चमन का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था और वो मिस्टर चमन को या तो सेट ऑफ करना होगा या तो कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, वो जो 3,10,000 रुपए जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर चमन ने पैसा लगाया, ये 3,10,000 रुपए का जो लॉस होगा वो या तो मिस्टर चमन को सेट ऑफ करना होगा या तो कैरी फॉरवर्ड करना होगा। मिस्टर चमन की इनकम्स देखो आप, मिस्टर चमन की एक सैलरी इनकम है 11 लाख रुपए की। क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिस्टर चमन सैलरी इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। तो मिस्टर चमन वाला जो 3,10,000 रुपए का लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो मिसेस चमन का 2 लाख रुपए वाला लॉस आएगा, ये मिसेस चमन का 2 लाख रुपए वाला लॉस है, उसको हम लोग यहां पर सेट ऑफ कर सकते हैं 2 लाख रुपए के लॉस को। ठीक है, मिसेस चमन के 2 लाख रुपए वाले लॉस को हम लोग यहां पर सेट ऑफ कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सजेस्टेड आंसर्स में लिखा हुआ था ये, short-term capital loss to the extent of 2 lakh rupees would be included in the income of Mrs. Chaman since the shares are purchased by Mr. Chaman from the amount of 2 lakh rupees gifted by Mrs. Chaman out of a Stridhan. Clubbing provisions would be attracted even if it is a loss and not income. अब आप नोट 1 और 2 देखेंगे। ठीक है, The balanced short-term capital loss of 3,10,000 rupees has to be carried forward by Mr. Chaman since it cannot be set off against salary income. ठीक है, अब नोट्स 1 और 2 में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, The question mentions that Mrs. Chaman gifted 2 lakh rupees to Mr. Chaman out of a Sridhan on 1st April 2025 and that Mr. Chaman invested the entire amount in stock market but suffered a short-term capital loss of 5,10,000 rupees. It is not possible to invest 2 lakh rupees and incur short-term capital loss of 5.1 lakh rupees. Accordingly, in the above solution, it has been assumed that the remaining 3,10,000 rupees is invested by Mr. Chaman and hence the same would be a short-term capital loss to be carried forward by him. ठीक है, due to the use of invested the entire amount in stock market in the question, it is possible to take a view. इसमें मत पढ़ो, it is एक और व्यू लेना पॉसिबल है। अब वो क्या व्यू लेना पॉसिबल है उसमें आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़ो, इसको आप लोग इग्नोर ही कर दो। ठीक है, और कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये, नहीं तो इसको आप इग्नोर ही कर दो, चलेगा। ठीक है, ऑल्सो देयर वुड बी नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर चमन। ठीक है, इसको भी हटा दो। अब ये देखो, since the relevant assessment year for our question is assessment year 25-26, accordingly the relevant previous year is previous year 24-25. The above solution has been worked out considering the date of gift as 1st April 2024. ठीक है, considering the date of gift as 1st April 2024. Point number 2 देखो, item 4 mentions that the gift was made by Mrs. Chaman to Mr. Chaman on 1st April 25, which falls outside the previous year 24-25. Since the date of gift has been mentioned as 1st April 25 in the question, as per the plain reading, such short-term capital loss cannot be set off against the long-term capital gains of 5 lakh rupees. In such case, the total income of Mrs. Chaman would be 8 lakh rupees. ठीक है, मतलब अगर मान लो हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो 1st April 2025 को ही हुआ, तो यहां पर इसने इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने मुझे सजेस्टेड आंसर्स में दोनों चीजें लिखकर दे दी हैं। एक, इसने ये मानकर सॉल्व किया है कि भैया चलो आपसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, 1st April 2024 हम लोग मान रहे हैं कि आपने गिफ्ट किया, और उसके बेसिस पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। उसके बाद एक नोट नंबर 2 में उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर हम लोग मानते हैं कि ठीक है क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए वो इंटेंशनली 1st April 2025 दिया हुआ है, तो हम लोग इस वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को यहां पर सेट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, बाकी की सारी इनकम है 5,50,000, 2,50,000, 5 7 8 लाख रुपए की आपकी इनकम आ गई। ठीक है, तो ये 8 लाख रुपए की आपकी जो इनकम आएगी वो तब आ जाएगी अगर हम लोग प्लेन रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की, जहां पर हम लोग मानते हैं कि ठीक है जो भी क्वेश्चन में प्रोविजंस दिए हुए हैं वो भी एकदम ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डेट दी हुई है वो भी एकदम ठीक है। डन। तो चलो, पूरा सेफ प्ले कर दिया आईसीएआई ने सजेस्टेड आंसर्स देके। तो आप लोगों को भी अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई एम्बिग्यूअस क्वेश्चन आता है, इस टाइप की कोई भी एम्बिग्यूटी आती है, तो आप लोगों को भी एकदम सेफ प्ले करना है। ठीक है, ऑलराइट। मिसेस चमन गिफ्टेड 2 लाख रुपीज, ये वाला पॉइंट हो गया।
Miss Naina, their minor daughter, earned 3,50,000 rupees by performing in various quiz competitions held online during the year 24-25. ठीक है, तो अब ये जो 3,56,000 रुपीज नैना को मिला है, ये नैना के हाथ में ही टैक्सेबल होगा. ठीक है, ये नैना के हाथ में ही टैक्सेबल होगा. तो माइनर डॉटर, ये क्विज कंपटीशन, ये आ जाएगा इसका, ये यहां पर इनकम फ्रॉम नैना. अच्छा, पेरेंट्स की और तो कोई इनकम दी हुई नहीं है, पेरेंट्स की कोई और तो इनकम नहीं दी हुई है, तो अब पेरेंट्स की सारी इनकम को हम लोग क्लब कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं. बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम टोटल करना पड़ेगा ना. तो जो मिस्टर चमन है, मिस्टर चमन का तो 11 ही लाख रुपए, मिस्टर चमन का 11 लाख रुपए. तो देखो, इनकम बिफोर कंसिडरिंग इनकम ऑफ माइनर सन एंड माइनर डॉटर, यहां पर तो इसकी तो इनकम आ गई 11 लाख रुपए. ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो 5,50,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 2 लाख रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो ये कितना आ जाएगा? 3,50,000 रुपीज. ये 3,50,000 रुपीज की ये वाली इनकम आ गई. ठीक है, 3,50,000 रुपीज कैपिटल गेन्स आ गया. अच्छा, मिसेस चमन में क्या था? एक तो 2,50,000 रुपीज का ये भी था और 3,50,000 रुपीज का ये भी था. 3, 4, 5, 6 लाख रुपीज का, 6 लाख रुपीज की इनकम आ गई मिसेस चमन की बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम. ठीक है, तो बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम 6 लाख रुपीज की इनकम आई मिसेस चमन की और 11 लाख रुपीज इनकम आई मिस्टर चमन की. ठीक है, तो माइनर्स की इनकम जो भी इंक्लूडेबल इनकम होगी वो कहां पर क्लब होगी? माइनर की जो भी इंक्लूडेबल इनकम होगी वो कहां पर क्लब होगी? मिस्टर चमन के हाथ में या मिसेस चमन के हाथ में? वो मिस्टर चमन के हाथ में क्लब होगी. ठीक है, अब आप देखो, नैना को जो ये 3,56,000 रुपीज मिले वो तो नैना के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएंगे. तो कॉलम नंबर 3 है नैना वाला, तो 3,50,000 रुपीज तो यहीं पर टैक्सेबल हो जाएंगे, 3,56,000 रुपीज. और ये जो 15,000 रुपीज का नैना को इंटरेस्ट मिला है, ये पापा के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. ये नैना के पापा के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, क्लब हो जाएगा. लेकिन ये ओल्ड स्कीम में है या न्यू स्कीम में है? इग्नोर द सेक्शन 115 BAC. तो ओल्ड स्कीम में है, तो ओल्ड स्कीम में है, तो यहां पर 1,500 रुपए का आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा. 13,500 रुपीज की यहां पर क्लबिंग हो जाएगी. ठीक है, 13,500 रुपीज. अच्छा, उसके बाद मास्टर नीलम ने 35,000 रुपीज कमाए. तो ये जो मास्टर नीलम ने 35,000 रुपीज कमाए, ये मास्टर नीलम के हाथ में टैक्सेबल होंगे क्योंकि ये 80U वाली डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं. ठीक है, तो मास्टर नीलम वाला, मास्टर नीलम, इनकम ऑफ नीलम, ये कितना है? 35,000 रुपीज है, राइट? दिस इज 35,000 रुपीज. तो ये 35,000 रुपीज यहीं पर आ जाएगा. ठीक, अब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम देख लेते हैं. तो यहां पर 11 लाख रुपीज प्लस 13,500 रुपीज, 11 लाख रुपीज प्लस 13,500 रुपीज. दिस इज 11,13,500. दिस इज 11,13,500. ठीक है, दिस इज 11,13,500. फिर ये 6 लाख रुपीज आ गया यहां पर. ठीक है, तो ये 6 लाख रुपीज एज इट इज आ जाएगा. नैना की इनकम आ गई 3,56,000. नीलम की इनकम आ गई 35,000. ठीक है, नीलम की इनकम कितनी आ गई? नीलम की इनकम आ गई हम लोगों के पास 35,000. अब देखो, ये जो मोहब्बत है ये उनका है नाम. ठीक है, तो अब ये नैना ने फिक्स डिपॉजिट किया, नहीं सॉरी, नैना ने नहीं, सेविंग्स बैंक अकाउंट से नैना को इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000 रुपए का. तो सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर किसी को भी इंटरेस्ट मिलता है तो 80 TTA का डिडक्शन भी तो मिलता है. तो सेविंग्स बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में 80 TTA का रिडक्शन मिलेगा. ठीक है, तो यहां पर अंडर सेक्शन 80 TTA हम लोग 10,000 रुपए का रिडक्शन दे देंगे इसको. जिसके हाथ में क्लबिंग हुई है, जिसके हाथ में इनकम हुई है, उसी को रिडक्शन भी मिलेगा. एंड क्योंकि यहां पर ये जो मास्टर नीलम है ये 80U की डिसेबिलिटी सफर कर रहे हैं, तो यहां पर 80U में इनको फ्लैट 75,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा. ठीक है, क्योंकि यहां पर 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी नहीं है. अगर 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी होती तो 1,25,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन यहां पर मिल जाता. ठीक है, तो 75,000 रुपीज का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा मास्टर नीलम को. 75,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा. लेकिन 75,000 रुपीज का रिडक्शन, इनकम ही इनकी 35 है, तो उससे ज्यादा का रिडक्शन तो मिल ही नहीं सकता. तो 35,000 रुपए का रिडक्शन यहां पर मिल जाएगा. ठीक है, 35,000 रुपए का रिडक्शन यहां पर मिल गया. तो अब आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 11,13,500 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 11,03,500, फिर 6 लाख रुपए, फिर 3,56,000 रुपए, और उसके बाद यहां पर कुछ भी नहीं. इस तरह से आपकी टोटल इनकम निकल कर आ जाती है. ठीक है, इस तरह से आपकी टोटल इनकम निकल कर आ जाती है. तो क्लबिंग के क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो बहुत तगड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बट इट्स गुड.
ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारी चीजें करनी है। रेजिडेंशियल स्टेटस वाले भी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। क्लबिंग के हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग प्लीज अपने आप से जरूर कर लेना। फ्री वाले कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लेना। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वेबसाइट है kumarnishant.com। जब आप kumarnishant.com पे आओगे तो यहां पर आप कोर्सेज पर आओगे। कोर्सेज के अंदर सीए कोर्सेज में व्यू ऑल पर क्लिक करोगे, यहां आपको सीए से रिलेटेड सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। फिर आप यहां पर टैक्सेशन रिवीजन के फ्री वाले कोर्स में अपने आप को एनरोल करोगे। यहीं पर आपको सब कुछ नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर करना सबके साथ, और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई होप सेशन आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।